हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम 0 to 3 स्टार्ट करने वाले हैं और इसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 है जिसका नाम है साइको एनालिसिस एंड साइको डायनामिक काउंसलिंग। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 0 to 1 जो हमारा कोर्स था उसमें पढ़ रखी हैं। हो सकता है कुछ रिपीटेशंस भी हों। इसमें देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि साइको डायनामिक थेरेपी जो होती है, जिसको कभी कभी साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी बोलते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि फ्रॉइड ने जो थेरेपी को बनाया था। और इसका जो जर्नल नेम है थेरेप्यूटिक अप्रोचेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को उसकी जो इनर फीलिंग्स होती है, ट्रू फीलिंग्स हैं, उसको हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। इनर फीलिंग्स को सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी क्या करती है, इसका बेसिक एजम्पशन क्या होता है कि एवरीवन हैज़ एन अनकॉन्शियस माइंड, कि सबका एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जिसको सबकॉन्शियस भी बोलते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो पेनफुल होती हैं, और उनको दबाने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो बना लेते हैं। और यही डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे डिनाइल उसका एक एग्जांपल है, ये हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, तो हमें मेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये एजम्पशन मान के साइको एनालिसिस या साइकोथेरेपी जो है वो करी जाती है। और ये कहते हैं कि साइकोथेरेपी एज्यूम करती है कि डिफेंसेस कहीं पे गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो और ज़्यादा हार्म करने लग जाते हैं, जबकि वो हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बनाते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं तो वो हमें परेशान करने लगते हैं। साइकोडायनामिक थेरेपी की रूट्स कहाँ पे है, फ्रॉइड के काम में है। हमें पता है कि उन्होंने ही इसको जो है शुरुआत की थी। फिर इसके ऊपर जो बच्चों के ऊपर इसका जो यूज़ किया था वो मेलेनी क्लेन ने किया था, और कार्ल युंग ने भी इसके ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, काफ़ी रिसर्च की थी। और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो इड का रोल है साइको एनालिसिस थ्योरी में, कि जो कभी भी एक्सपीरियंसेस भूलता नहीं है। बचपन में अगर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो इड को याद रह जाता है हमेशा के लिए, और वही हमें आगे जाके परेशान करता है। इसीलिए साइको डायनामिक साइको एनालिटिक थेरेपी में हम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को, पास्ट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें ये माना जाता है कि इड कोई चीज़ भूलता नहीं है। फिर साइको डायनामिक और साइको एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, फिर भी, कि फ्रॉइड ने ये जो शुरू की थी प्रैक्टिस, ये करी थी उस टाइम पे कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स नहीं होती थी हमारे साइकोलॉजी की फील्ड में और मेडिसिन की फील्ड में। मतलब इतना ज़्यादा किसी को उस चीज़ का नहीं पता था कि मेंटल ट्रीटमेंट्स है तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। और उस टाइम पे कॉमनली एक बहुत ही जो डिसऑर्डर बहुत कॉमन था वो था हिस्टीरिया, जिसमें फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉजेज। मतलब आपके बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके पीछे कॉज नहीं होगा, फिजिकल कॉज कुछ और हो सकता है जो नज़र नहीं आ रहा हो। तो उस टाइम फिर फ्रॉइड ने क्या किया था, हिप्नोसिस का यूज़ करना शुरू किया था हिस्टेरिकल जो पेशेंट्स थे। फिर उनके एक फ्रेंड थे जोसेफ ब्रॉड, जिन्होंने फ्रॉइड को बताया था कि हिप्नोसिस में ना उनका एक पेशेंट था जिसको अपनी पुरानी हिस्ट्री का, कुछ पास्ट का याद आ गया था अचानक से, और वो जब उसने वो चीज़ बताई तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला था। तो इससे फ्रॉइड ने ये चीज़ शुरुआत करी कि हमें पास्ट में जाना पड़ेगा हिप्नोटाइज करके लोगों के, और उसके अंदर पास्ट में क्या चला था, क्या हुआ था, उस चीज़ को दोबारा से, जो फॉरगॉटन मेमोरीज है उनको दोबारा से रिकैप्चर करना पड़ेगा। इनकी थ्योरी जो है फ्रॉइड की, ये कह रहे हैं कि उसके दो बेसिक एजम्पशंस हैं। एक तो साइकिक डिटर्मिनिज्म है, दूसरा एंड द कॉन्शियस अनकॉन्शियस डायमेंशन अंडरलाइन दिस थ्योरी। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस डायमेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकिक डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है, दैट ऑल बिहेवियर वेदर ओवर्ट और कोवर्ट, ओवर्ट मतलब जो चीज़ हमें नज़र आती है जैसे मसल की मूवमेंट, कोवर्ट मतलब कोई थॉट जो हमें दिखता नहीं है। तो दोनों ही बिहेवियर किससे होते हैं, पहले से ही डिटर्मिंड होते हैं, पहले से ही हमारे साथ जो घटनाएं घट चुकी हैं उसकी वजह से वो डिटर्मिंड होते हैं वो बिहेवियर। तो द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द प्राइवेट साइकी लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल कंबाइन टू डिटरमाइन, मतलब पहले से ही जो वो बिहेव कर रहा है वो सब कुछ पहले से ही डिटरमिन हो चुका है। सो एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉइड सॉट टू मॉडिफाई अनवांटेड बिहेवियर बाय आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग साइकिक डिटर्मिनेंट्स। तो फ्रॉइड अपनी थेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, यही साइकिक डिटर्मिनेंट्स ढूंढते हैं जो हमें बिहेव करने पे मजबूर करते हैं जैसा हम कर रहे हैं, और उसको ही मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं अपनी थेरेपी के थ्रू। फिर आगे ये इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि जो भी जो फ्रॉइड ये एज्यूम करते थे कि जो भी मेंटल इवेंट्स हैं, जैसे हमारे थॉट्स हो गए,
फैंटेसीज हो गई, जो भी हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली चलता रहता है, जो हमारे अवेयरनेस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेंटल लाइफ दैट आर करेंटली इन अवेयरनेस आर दी कॉन्शियस। तो जो हमें ध्यान होता है इस टाइम पे वो हमारा कॉन्शियस हो जाता है, जो हमें ध्यान नहीं रहता लेकिन उसकी वजह से हम बिहेव कर रहे हैं वो हमारा अनकॉन्शियस हो जाता है। और दोनों ही चीज़ें हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। फ्रॉइड का ये भी मानना है कि ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द क्लासिक एग्जांपल ऑफ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रासाइकिक मतलब अपने ही माइंड में हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपने आप से ही, इज व्हेन अ यंग बॉय डिजायर्स टू टेक हिज फादर्स प्लेस इन रिलेशन। अब हमने ये इनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में पढ़ा था कि एक ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, एक स्टेज होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं खासकर बॉयज़ वो अपने फादर से जेलस होते हैं और उनकी जगह लेके अपनी मदर को उनको रिप्लेस करना चाहते हैं और अपनी मदर के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट का, कि जब वो बच्चा अपने फादर की जगह पे अपनी मदर के साथ रिलेशन बिल्ड करना चाहता है और साथ ही उसको अपने फादर के साथ भी लव एंड अफेक्शन की फीलिंग रहती है, लेकिन फिर भी वो उनको एज अ कॉम्पिटेंट एज अ अपना कॉम्पिटेंट देखता है कि मेरे को इससे कॉम्पिटिशन करना है। एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस में रह जाती हैं कहीं ना कहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और अगर ये चीज़ हम रिजॉल्व ना कर पाएँ या इस चीज़ से हम बाहर ना आ पाएँ या हम फिक्सेटेड हो जाएं अगर इस स्टेज पे, तो ये हमें इन फ्यूचर मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो हमें मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये चीज़ें जो हमारे अनकॉन्शियस में होती है और हमें पता भी नहीं होता। ये जो दबी हुई थॉट्स होती है ना, जो हमें पता नहीं होता, इनको ये बोलते हैं रिप्रेस्ड कंटेंट। रिप्रेस्ड मतलब कहीं दबा हुआ है, अनकॉन्शियसली इनएविडेंटली, जो अनइंटेंशनली कॉन्शियस में आ जाता है। जैसे कभी कभी हमारे मुंह से कोई बात निकल जाती है, जिसको फ्रॉइडियन स्लिप करके इन्होंने नाम भी दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, कोई मुंह से बात निकल जाना, कोई गलत वर्ड मुंह से निकल जाना किसी के लिए, तो वो कह रहे हैं कि वो अनइंटेंशनली जो हम बोल देते हैं, लेकिन वो होता है किस लिए, क्योंकि वो रिप्रेस्ड कंटेंट होता है जो हमारे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, उसकी वजह से होता है। तो फ्रॉइड की थ्योरी से हमें मेंटल प्रोसेसेस और अनकॉन्शियस माइंड और डिफेंस मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है। और ये कह रहे हैं जो टर्म है साइकोडायनेमिक, उसका एक वाइडर पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर सारी एनालिटिकल अप्रोचेस कवर हो जाती हैं। और साइकोडायनेमिक में इस वर्ड का अगर हम मतलब देखें तो क्या है, तो साइकी और डायनेमिक से मिलके बना है। तो जैसे साइकी का जो मतलब है वो होता है माइंड, हमारा माइंड या इमोशंस या स्पिरिट या सेल्फ, जो भी आप कह सकते हो। इसको आजकल हम माइंड बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं, पहले इसको स्पिरिट या सेल्फ भी कह सकते थे। और डायनामिक का मतलब होता है कि वो बहुत एक्टिव है। डायनामिक मतलब इट इज़ वेरी एक्टिव, ये सब चीज़ें हमारी बहुत एक्टिव है, हमारा माइंड, हमारी स्पिरिट। तो ये साइकोडायनामिक हो गया। द स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ ईड ईगो एंड सुपर ईगो। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो साइकी है इसमें ईड ईगो और सुपर ईगो होता है। और जो ईड होता है वो बहुत जिद्दी एक बच्चे की तरह होता है जिसको हर चीज़ चाहिए होती है। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो ईड को समझाता है कि कौन सी चीज़ इन रियल पॉसिबल है लेनी। और सुपर ईगो जो है मॉरल प्रिंसिपल पे चलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जैसे ये कह रहे हैं कि सुपर ईगो और ईगो का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सुपर ईगो बोलता है कि मॉरली वो ठीक नहीं है, ईगो बोलता है कि मतलब वो इन रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो चीज़ अचीव करी जा सकती है, पर सुपर ईगो उसको बोलता है कि मॉरली ठीक नहीं है। जैसे हम अपने आप को कभी कभी समझाते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते हैं रियलिटी में, लेकिन मॉरली वो ठीक नहीं है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ईगो बहुत प्रेशर में आ जाता है और वो एक्सट्रीम प्रेशर रिलीव करने के लिए क्या बिल्ड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म्स बिल्ड करता है एक्सट्रीम प्रेशर को रिलीव करने के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म जैसे रिप्रेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया, ये सारे हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। फिर साइकोडायनेमिक को हम डायनेमिक साइकोलॉजी भी कहते हैं, उल्टा बोला हुआ है, डायनेमिक साइकोलॉजी पहले डायनेमिक फिर साइकोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द माइंड। हमारे माइंड के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या हमारी पर्सनालिटी के, साइकी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी है, और जो हमारे मेंटल इमोशनल फोर्सेस होते हैं। तो इसको इन्होंने मेंटल फोर्सेस को, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि मेंटल फोर्सेस को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो इंट्रैक्शन ऑफ इमोशनल फोर्सेस है कि कैसे हमारे इमोशनल फोर्सेस और मोटिवेशनल फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिससे हमारा बिहेवियर इफेक्ट होता है।
और दूसरा इनर फोर्सेस अफेक्टिंग बिहेवियर, जो हमारे इनर फोर्सेस हैं, जो हमारी स्टेट्स ऑफ माइंड है, वो हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करती हैं। एक वर्ड यहाँ पे और है इंपॉर्टेंट, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है कि जब हम सडनली अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशनल जो भी है हमारे अंदर, वो किसी के सामने बाहर इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि वो बाहर निकाल देते हैं जो अपनी फीलिंग्स है, अंदर की इमोशनल जो प्रेशर है, और उससे हमें रिलैक्स फील होता है, रिलीफ मिलता है। फिर ओरिजिन ऑफ साइकोडायनेमिक कैसे हुआ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने ही ये थ्योरी जो है, ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच डेवलप की थी। और ये इन्होंने कहा था कि एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है जो हमारे ब्रेन में हमारी साइकी को एनर्जी देती है, उसको हम लिबिडो बोलते हैं। लिबिडो क्या है? ये साइकिक एनर्जी है जिससे हमारे जो इमोशनल स्टेट्स हैं, ईडीगो, सुपर ईगो, इन सब चीज़ों को एनर्जी मिलती है जहाँ से। और इनका आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं। हिस्ट्री क्या है इसकी कि वो शुरुआत में सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यूंग, जो भी ये जो फ्रॉइड के साथ काम करते थे पहले, इन लोगों ने मिलके इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की थी। वो बात अलग है कि बाद में ये सब लोग इनसे अलग हो गए थे और इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी बनाई थी, इसलिए इनको नियो फ्रॉइडियंस भी बोलते हैं, क्योंकि इनको फ्रॉइड का जो फोकस सेक्सुअल कंटेंट पे ज़्यादा था, उस वो चीज़ ठीक नहीं लगती थी। तो कुछ ऐसे एडलर हो गया, कार्ल यूंग हो गया, कैरन हॉर्नी हो गई, ये लोगों ने अपनी अलग फिर थ्योरीज या अप्रोचेस डेवलप की थी, फिर इनको हम नियो फ्रॉइडियंस बोलने लग गए थे। फिर ये बोल रहे हैं 1950 में अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है एरिक बर्न, जो इसी के ऊपर बेस्ड था, ईगो स्टेट के ऊपर ही। अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस जेम्स आर एलन, cognitive behavioral approach to treatment, and that it is very effective way of dealing with internal models of self and others as well as other psychodynamic issues। तो इसी के बेस पे इन्होंने कहा था कि जो हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच है, जहाँ पे हम रैशनल इरेशनल थिंकिंग को रैशनल थिंकिंग में चेंज करते हैं, उससे हम किसी की ट्रीटमेंट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं बिहेवियर, तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे जो साइकोडायनेमिक इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का। तो ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद है मीनिंग ऑफ साइकोडायनेमिक्स, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपको आई थिंक याद ही करके जानी पड़ेंगी, जैसे स्टडी एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्सेस दैट अंडरलाई ह्यूमन बिहेवियर, इंटरप्ले बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, ये सब कीवर्ड्स हैं इसमें। साइकोलॉजी ऑफ मेंटल एंड इमोशनल फोर्सेस, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में जो होते हैं। फिर मोटिवेशनल फोर्सेस हैं जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। साइकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन इन्होंने यहाँ दी हुई है कि डायनेमिक साइकोलॉजी इज वन दैट स्टडीज ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी विद इन द पर्सनैलिटी। एना फ्रॉइड क्या कौन थी? फ्रॉइड की ही डॉटर थी, जिन्होंने फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थ्योरी को आगे और स्टडी किया था, और वो जो ईगो वाला पार्ट है उसको उन्होंने पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट से रिलेट करके अपनी थ्योरी बनाई थी। और फिर हम अब जैसे हमने फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक्स के बारे में बात कर ली, जिसमें हमने ईडीगो सुपर ईगो की बात करी है, और इड का इन्होंने जो वर्ड बनाया है वो कह रहे हैं कि फ्रॉइड यूज जर्मन वर्ड, उन्होंने एक जर्मन वर्ड इड यूज किया था, जिसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है इंस्टिंक्ट और ड्राइव, या दोनों ही अगर हम मिला लें तो इड बन जाता है, इंस्टिंक्ट और ड्राइव, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। फिर यूंगियन साइकोडायनेमिक्स क्या है, जो कार्ल यूंग ने अपना अलग से एक थ्योरी बनाई थी, बेशक ये इंस्पायर उसी से हुए थे फ्रॉइड की थ्योरी से, पर उसमें कुछ चीज़ें इनको ठीक नहीं लगती थी, तो इन्होंने अलग से अपनी साइकोडायनेमिक थ्योरी बनाई थी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि द साइकी टेंड्स टूवर्ड्स होलनेस, की जो हमारी जो साइकी है, जो हमारा जो इमोशनल फोर्सेस हैं या मेंटल फोर्सेस हैं, होलनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। द सेल्फ इज कम्पोज ऑफ ईगो, अब इन्होंने भी बोला, देखो ईगो होती है जो फ्रॉइड ने बोला था, इन्होंने भी बोला अनकॉन्शियस होता है। इन्होंने जो चीज़ें ऐड करी हैं वो ये हैं, एक तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस ऐड कर दिया, दूसरा आर्कीटाइप्स ऐड कर दिया। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब जो जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अनकॉन्शियस माइंड में कलेक्टिवली जो चीज़ चल रही है, वो जो कलेक्टिवली हमारे सबके माइंड में कॉमन चीज़ चल रही है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो गया। आर्किटाइप्स हो गया ऐसी पुरानी कुछ बातें जो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमारे अंदर आ गई हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो शुरू से ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर हैं,
तो जैसे आर्किटाइप्स क्या है, दे आर कंपोज्ड ऑफ डायनामिक टेंशंस अराइज स्पॉन्टेनियसली इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव साइकी। आर्किटाइप्स आर ऑटोनॉमस एनर्जीज कॉमन टू ह्यूमन स्पीशीज। तो जो ऑटोनॉमस एनर्जी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर, जो हमारे माइंड की जो साइकी की एनर्जी है, जो कॉमन है हम सब ह्यूमन बींग्स में। ये थोड़ा सा समझने में टफ लगता है और आपको ऐसे आप इसको प्रैक्टिकली वो नहीं कर पाते हो कि कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाते हो कि ये होता क्या है आर्कीटाइप्स। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वो चीज़ होती है, वो एनर्जी है जो कॉमनली हम सब ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, पर ये मेंटल एनर्जी की बात हो रही है। फिर ट्रांसेंडेंट फंक्शन मतलब द एमर्जेंस ऑफ द थर्ड resolve the split between dynamic polar tension when the within the archetype structure। अब ये पूरी लाइन का क्या मतलब है, जैसे दो एनर्जीज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये इससे झगड़ा कर रहा है, ये इससे झगड़ा कर रहा है, अगर तीसरी चीज़ बीच में आ जाती है तो वो इनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जो तीसरी चीज़ आ जाती है तो दो पोलर टेंशंस के बीच में वो हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। द रिकॉग्निशन ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन साइकी, के ह्यूमन साइकी जो है वो स्पिरिचुअल है। ये सब कार्ल यूंग की थ्योरी की बात कर रहे हैं ये। और फिर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ साइकी, कि साइकी जो है वो सिर्फ पर्सनल नहीं है, वो सबकी, सारे ह्यूमन बींग्स की कॉमन है, और उसकी लाइफ। तो ये इनकी थ्योरी में मेन चीज़ें थी, कार्ल यूंग की थ्योरी में, जो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉइड की थ्योरी से। फिर आगे ये बात कर रहे हैं कि जो साइकोडायनेमिक काउंसलिंग होती है उसका क्या मतलब होता है। तो जो हम तो बेसिकली काउंसलिंग पे फोकस करेंगे कि काउंसलिंग कैसे की जाती है। तो काउंसलिंग में एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। गुड वर्किंग अलायंस, किसके बीच में, क्लाइंट के बीच में और काउंसलर के बीच में एक अच्छा अलायंस होना चाहिए। और उसके किस चीज़ पे हमें फोकस करना है थेरेपी में, कि उसके ऊपर किस तरह का ट्रॉमा का इम्पैक्ट पड़ा है, या कोई कल्चरल डिफरेंस की वजह से, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से। तो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है साइकोडायनेमिक में, और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के ऊपर फोकस रहता है। तो उसको किसी तरीके से जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं उसको बाहर लाने की कोशिश की जाती है। ये थेरेपी मेनली अनकॉन्शियस और पास्ट एक्सपीरियंस पे ज़्यादा काम करते हैं इस थेरेपी पे। साइकोडायनेमिक थ्योरी का मीनिंग बता रहे हैं ये कि जो साइकोडायनेमिक थेरेपी इज डिराइव फ्रॉम साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम फ्री एसोसिएशन का यूज़ करते हैं, और जैसे हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं, बहुत सारे और भी इसमें टेक्निक्स होती हैं। ये एक्चुअली हम 0 to 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे फ्री एसोसिएशन में जैसे हम जो हमारे मन में आ रहा है वो हम बोल सकते हैं बिना सोचे अपने काउंसलर के सामने। वो हमारी सारी बात को सुनेगा और हमारे साथ एम्पैथाइज करेगा, जज नहीं करेगा। फिर ट्रांसफेरेंस को भी एनकरेज किया जाता है कि हमें अगर, जैसे हम अगर किसी को लेके कुछ हमारे मन में किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा फीलिंग है कोई, और उसी फीलिंग को हम अपने काउंसलर के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे काउंसलर को पता चलता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो वो ट्रांसफेरेंस हो गया। डिफेंस मैकेनिज्म्स का, ड्रीम एनालिसिस का। ये पूरा वीकली 50 मिनट का सेशन होता है, इसमें ये बता रहे हैं, और ये कई बार 3 महीने से लेके 2 साल तक चलता है। तो ये काफ़ी लंबी थेरेपी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। और जो काउंसलर है ना वो उसके अलावा जो वो है क्लाइंट है, क्लाइंट ऐसा होना चाहिए जो आपको अपनी बात बता सके, मतलब जो थोड़ा सा वर्बली एफिशिएंट हो अपनी बातें बताने में। इसमें ये आ जाता है। फिर इसमें साइकोडायनेमिक थेरेपी इज क्लासिकली इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अर्ली लाइफ। तो किसके लिए होता है, जो अर्ली लाइफ में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए ये वाली थेरेपी ज़्यादा यूज़ करी जाती है। और प्रीवियस रिलेशनशिप्स के बारे में बात की जाती है, जो भी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंसेस थे। फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में ये कह रहे हैं कि एवरीडे लाइफ वी फाइंड काउंसलिंग गोज ऑन एट मेनी लेवल। मतलब हर एक लेवल पे काउंसलिंग चलती रहती है। कभी पेरेंट्स अपने बच्चे को काउंसलिंग कर रहे हैं फैमिली लेवल पे, या डॉक्टर पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं। तो काउंसलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी को कोई भी डायरेक्शन दिखाने के लिए या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए करते ही है। तो काउंसलिंग इज द कोर ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम एंड इज कंसीडर टू बी मोस्ट इंटीमेट एंड वाइटल पार्ट। मतलब गाइडेंस प्रोग्राम का ही एक मेन कोर काउंसलिंग है। फिर प्रोफेशनल काउंसलिंग की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने क्या बताई हुई है कि प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है एक रीसेंट डेवलपमेंट है, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, जो बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स हैं
वहाँ पे लोगों की आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेटर बनाने के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उनकी काउंसलिंग करते हैं। बाकी यहाँ पे एक डेफिनेशन है काउंसलिंग की। देन पेपिंस्की फील दैट काउंसलिंग रिलेशनशिप रेफर्स टू द इंटरेक्शन विच, काउंसलिंग रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है, काउंसलिंग क्या होती है, जिसमें दो इंडिविजुअल आपस में बात कर रहे होते हैं, वो रिलेशनशिप उन दोनों के बीच का होता है, काउंसलर और क्लाइंट का। प्रोफेशनल सेटिंग्स में होता है, हम ऐसे कहीं पे भी बैठ के काउंसलिंग नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है। और एन इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड एज अ मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन द बिहेवियर। और मेनली पर्पस क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आए, जो पॉजिटिव चेंज होता है, ऑब्वियसली नेगेटिव चेंज नहीं, पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। तो अब ये और भी कुछ चीज़ें काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं, जैसे काउंसलिंग में दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक जो हेल्प ढूंढ रहा है, एक हेल्प दे रहा है, और जो हेल्प कर रहा है वो ट्रेंड होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड का। आपस में दोनों की रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी ज़रूरी है। काउंसलर शुड बी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, काउंसलर फ्रेंडली कोऑपरेटिव होना चाहिए, और काउंसली को अपने काउंसलर पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की बात करें तो उनको हम डिसीजन मेकिंग में काउंसलिंग करते हैं, जब वो कोई करियर चॉइस कर रहे होते हैं और कोई प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर वो हैं तो। काउंसलिंग के पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ हमें डेवलप करनी है कि वो अपने डिसीजंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है और वो सही डिसीजन ले पा रहा है। और इसमें एडवाइस से ज़्यादा होता है, ये नहीं कि आप किसी को एडवाइस दे दो, हम एडवाइस देना इसको काउंसलिंग नहीं कहते हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, और चूज़ वो खुद करता है, क्लाइंट अपने लिए सही वे चूज़ खुद करता है, हम सिर्फ उसको वे दिखा देते हैं। सो इट इन्वॉल्व समथिंग मोर देन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अलावा हम उसको और फैसिलिटेट करते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, सेल्फ रिलायंट होने के लिए। तो इसमें एटीट्यूड चेंज भी होता है एज वेल एज एक्शन, कि उसके ऊपर वो काम करे। फिर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में डिफरेंस बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोथेरेपी जो है उसकी रूट्स किस में है, साइकोडायनामिक जो थ्योरी है फ्रॉइड की उसमें है, जिसमें पास्ट के ऊपर काम ज़्यादा होता है। ट्रेनिंग पीरियड साइकोथेरेपी का बहुत ही लंबा होता है, कई बार थेरेपी भी बहुत लंबी चलती है, और ये सुपरविजन के अंडर ही करना ठीक रहता है शुरुआत में। और जबकि काउंसलिंग जो है वो थोड़ा सा शॉर्टर है और इतना इंटेंसिव नहीं होता, साइको थेरेपी बहुत इंटेंसिव हो जाती है, कई बार बहुत सीरियस हो जाती है। काउंसलिंग कई बार आप ऐसे भी मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए लेस इंटेंसिवली भी काउंसलिंग करते हो। साइकोथेरेपी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड चाहिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए फोकस चाहिए, इन डेप्थ पास्ट में जाना पड़ता है उस पर्सन के। जबकि काउंसलिंग जो है वो शॉर्टर है, चीपर है, और जल्दी से आप कर सकते हो काउंसलिंग, जैसे वर्किंग मदर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स, इन सब लोगों की, जिनकी मतलब आपको पास्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साइकोथेरेपी में इन डेप्थ काउंसलिंग होती उसमें भी काउंसलिंग है पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होती है। और जबकि नॉर्मल काउंसलिंग जो होती है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और काउंसलिंग में हम प्रेजेंट इशू पे फोकस ज़्यादा करते हैं रेदर देन पास्ट पे, साइकोथेरेपी में पास्ट पे ही ज़्यादा रहता है, और उसमें हमें डीपर पर्सनालिटी चेंजेस करने होते हैं। द सेटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट इन काउंसलिंग ऑफन टेक प्लेस इन द नंबर ऑफ नॉन मेडिकल सेटिंग। जैसे काउंसलिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि छोटा सा कमरा होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे काउंसलिंग हो जाती है। जबकि जो साइकोथेरेपी होती है उसके लिए प्रॉपर सेटिंग चाहिए। जैसे फ्रॉइड का भी आपने देखा हो अगर कभी उसका फोटोग्राफ, तो वो एक जगह चेयर पे बैठे होते हैं, साथ में सोफ़ा होता है जिसमें पेशेंट लेटा होता है, तो वो प्रॉपर सेटिंग चाहिए होती है। काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच थेरेपिस्ट इज देयर एज अ टूर गाइड। तो काउंसलिंग में एक तरीके से थेरेपिस्ट टूर गाइड का काम कर रहा है, रास्ता दिखाने का। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दोनों का ही अटेम्प्ट किस लिए होता है कि जो जो क्लाइंट है उसको और हेल्दी, मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग तरीके से अपने आप से अवेयर करवाना, दोनों का ही पर्पस होता है। दोनों ही केस में हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी होती है क्लाइंट के लिए, मतलब उसको ऑटोनॉमी दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। But counseling and psychotherapy involves clear contract between therapist and the client as to what is the aim and the roles involved. दोनों में ही ये चीज़ क्लियर होती है कि दोनों का एम क्या है, थेरेपी का और काउंसलिंग का, और क्या करेंगे, दोनों का रोल क्या है उसमें। काउंसलिंग साइकोथेरेपी रिक्वायर थेरेपिस्ट टू बी हाईली डेवलप। ये तो मैंने पहले बताया था कि थेरेपिस्ट जो है उसको बहुत हाईली स्किल्ड होना चाहिए अपनी फील्ड में, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर इस चीज़ की।
और थोड़ा सा यहाँ कह रहे हैं कि काउंसलिंग एक टेक्निक है साइकोथेरेपी में, मतलब काउंसलिंग आप मान के चलो कि वन ऑफ द टेक्निक है साइकोथेरेपी में। साइकोथेरेपी में रिप्रेस्ड थॉट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि काउंसलिंग नॉर्मल एंग्जाइटी के लिए भी होती है। जैसे बहुत ज़्यादा कोई एंग्शियस हो गया तो आप उसको भी काउंसलिंग करते हो। साइकोथेरेपिस्ट में प्ले थेरेपी, काउंसलिंग के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्ले थेरेपी, साइको ड्रामा, सोशल ड्रामा, तो काउंसलिंग उसमें वन ऑफ द टेक्निक है। तो काउंसलिंग में इट कैन बी एम्प्लॉयड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे काउंसलिंग होती है, लेकिन साइकोथेरेपी वहाँ नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे दोनों में फ़र्क है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग की क्लासिफिकेशन उन्होंने किस हिसाब से की है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करी है, एज के अकॉर्डिंग करी है, कम्युनिटी की या सोसाइटी की काउंसलिंग हो रही है। तो जैसे स्टूडेंट काउंसलिंग हो सकती है, एजुकेशनल काउंसलिंग हो सकती है, प्री मैरिटल या मैरिटल काउंसलिंग हो सकती है, सोशल काउंसलिंग हो सकती है, करियर काउंसलिंग हो सकती है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है कि किस सिचुएशन में हो रही है, किस एज ग्रुप की हो रही है, कम्युनिटी की है, सोसाइटी की है। तो मतलब काउंसलिंग बहुत तरीके से होती है। काउंसलिंग कैन दस बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग काउंसलिंग, जैसे मैरिज में प्रॉब्लम है तो मैरिटल काउंसलिंग हो गई, करियर में प्रॉब्लम है तो करियर काउंसलिंग हो गई। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम काउंसलिंग को नाम दे देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। वेरियस लेवल ऑफ काउंसलिंग विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम। तो कितना डीप काउंसलिंग हो रही है वो डिपेंड करता है कि कितनी डेप्थ, प्रॉब्लम कितनी डीप है। एट द सरफेस लेवल इज द काउंसलिंग ऑफर्ड व्हेन द स्टूडेंट विशेज ओनली सम आइटम ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, करियर काउंसलिंग में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में सरफेस लेवल की काउंसलिंग हो गई। लेकिन अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, उस केस में वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव काउंसलिंग हो जाती है, लंबी काउंसलिंग हो जाती है। कभी कभी लंबी भी चलती है काफ़ी काउंसलिंग, उसके फॉलोअप्स भी करने पड़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली डिस्टर्ब है तो उस केस में थेराप्यूटिक काउंसलिंग हो जाती है। तो किस तरीके से काउंसलिंग चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सरफेस लेवल काउंसलिंग होती है, जैसे जिसको हम करियर काउंसलिंग भी बोल सकते हैं, उस टाइप से जहाँ पे कैजुअली काउंसलिंग करी जाती है और ज़्यादा थोड़ा ब्रीफ कांटेक्ट होता है, इतना लंबा कांटेक्ट नहीं होता काउंसलर के पास। नेक्स्ट लेवल क्या हो जाता है, थोड़ा सा जब मोर कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे प्लानिंग अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अगर किसी को अपने 4 साल की प्लानिंग करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी काउंसलिंग लंबी चलेगी, तो उसमें टाइम लगता है। और ज़्यादा सीरियस कब हो जाते हैं, जब थेराप्यूटिक काउंसलिंग हो जाती है, किसी की डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है, तो जहाँ पे हमें उसको इंसाइट गेन करने में या उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में हेल्प करनी है, तो वो थेराप्यूटिक काउंसलिंग हो जाती है। फिर गोल्स ऑफ काउंसलिंग क्या है कि ब्रॉडली मतलब क्या है, प्रिवेंटिव गोल्स हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रोक देना, एनहांस करना, जो स्किल्स हैं उसको एनहांस करना, रिमीडियल अगर प्रॉब्लम हो चुकी है उसको कैसे ठीक करना है। एक्सप्लोरेटरी गोल्स हैं, और ऑप्शंस कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ जैसे करियर काउंसलिंग वगैरह में ऑप्शंस बताते हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको ऑप्शंस बताते हैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। रीइंफोर्समेंट गोल होते हैं, किसी को रीइंफोर्स करना, जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है उसको दिखाना, उसको दिखाने के लिए बार बार रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। कॉग्निटिव गोल्स होते हैं कि कॉग्निटिवली थिंकिंग को रैशनल बनाना, बेटर बनाना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, और फिजियोलॉजिकल मतलब बिहेवियर वगैरह में चेंजेस लेके आना। फिर हमारे प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग आ जाते हैं। इसमें खाली ये इतना बता रहे हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए काउंसलिंग में। जैसे रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट और काउंसलर है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी हो दोनों की कम्युनिकेशन में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, जो बता रहे हैं क्लियर बताएं, कोई उसमें कन्फ्यूजन या कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपने छुपाई हो जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने में डिले हो सकता है। तो काउंसलर से क्लियर बात करें। नोइंग द काउंसलर, अंडरस्टैंडिंग हिम फ्रॉम हिज सिचुएशन। काउंसलर जो है वो एम्पथाइज कर पाए, क्लाइंट को समझ पाए, उसकी सिचुएशन को समझ पाए जो है। मतलब इस केस में काउंसलर का रोल है कि वो किस तरीके से अपने क्लाइंट को समझ रहा है उसकी सिचुएशन में रह के। मतलब वो इंटरव्यू के थ्रू उसकी बातें सुन रहा है या जैसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। फिर अवेलेबिलिटी के जो अपॉइंटमेंट है उस टाइम काउंसलर अवेलेबल होना चाहिए, और क्लाइंट को अपनी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। और अगर कोई इमरजेंसी है तो काउंसलर क्लाइंट को पहले से मतलब बात हो सकती है दोनों की आपस में। प्राइवेसी ये हो कि जो भी क्लाइंट बता रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो। पॉजिटिव अप्रोच हो एंड रिकॉग्नाइजिंग क्लाइंट्स पोटेंशियल। मतलब
एक तो क्लाइंट के अंदर पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए कि मैं अगर हेल्प लेने आया हूँ तो मुझे हेल्प मिलेगी, और जो काउंसलर है उसको अपने क्लाइंट पे ट्रस्ट होना चाहिए कि वो उसके अंदर पोटेंशियल है अपने आप को बेटर बनाने में। तो ट्रस्ट वर्दी, नो मिस रिप्रेजेंटेशन, रेगुलर कंसल्टेशन, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर लास्ट टॉपिक इसमें ये स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में स्टेप्स यहाँ बताए हैं, क्योंकि पहले हम कोर्सेज में ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमें पहले रेपो बिल्डिंग करनी होती है, उसमें दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, क्लाइंट और काउंसलर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। फिर वो आपस में बात करना शुरू करते हैं, क्लाइंट बताना शुरू करता है अपने बारे में। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअली एक्सप्लोर किए जाते हैं ऑप्शंस उसको रिजॉल्व करने के। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंटरवेंशंस डिसाइड की जाती हैं, और फिर उसको एप्लीकेशन करके टर्मिनेशन, मतलब जो रिलेशन यहाँ इस्टेब्लिश हुआ था उसको ख़त्म भी करना होता है। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं पहले दूसरी वीडियोज़ में भी। एंड देन द सिचुएशन इन विच काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो कौन सी सिचुएशन फाइनली होती है जब काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? जैसे इन्होंने अलग अलग टाइप से सिचुएशन बताई है। जैसे स्टूडेंट को अगर कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो काउंसलर के पास जाता है, उसकी पर्सनल डिफ़िकल्टीज डिस्कस करनी है तो जाता है। अगर उसको कोई अपनी बात बतानी है और उसको एक कोई सिंपैथेटिक लिसनर चाहिए तो वो काउंसलर से बात कर सकता है अपनी बात बताने के लिए, क्योंकि काउंसलर का स्किल होता है कि उसे सिंपैथेटिकली सुनना है, गुड लिसनर होना चाहिए काउंसलर, एम्पैथाइज करना है। फिर काउंसलर को जब काउंसलर हैज़ एक्सेस टू फैसिलिटीज़ फॉर हेल्पिंग सॉल्यूशन, और स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं अगर काउंसलर। when the student is unaware that he has certain problem, तो कई बार स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो काउंसलर को ही डायग्नोज करनी पड़ती है कि स्टूडेंट्स क्यों अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डिसेबिलिटी हो, और स्टूडेंट्स अवेयर हो तो भी और अनअवेयर हो तो भी। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन में हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब जब क्लाइंट को या स्टूडेंट में, दोनों चीज़ें आप मान के चलो, स्टूडेंट भी एक क्लाइंट ही होता है एक तरीके से, पर स्कूल लेवल पे हम उसको स्टूडेंट ही बोलते हैं, जहाँ पे क्लाइंट फ्रीली बात कर सके, ट्रस्ट कर सके अपने काउंसलर के ऊपर, और उसकी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर सके। तो ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।